नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप लोग के स्वागत करत हैं जा। जी हाँ, आज हमने एक बात करब जा कोविड-19 और नवा वयों पर। जैसे कि जानत है जा कि दुनिया भर में साल 2019 से कोविड से सब कोई प्रभावित बाती और अभी के तारीख में जब देखब जा त 308 मिलियन से जस्ती आदमी जोन बाते विश्व भर में उ संक्रमित हवन जा और लगभग 5 मिलियन आदमी के जान भी गल बाते ई कोविड से। मॉरिशस में हर तरह के कदम उठावल जाता इसे बचे खातिर और ताकि आप लोग के स्वास्थ्य भी ठीक रही। और आज जहाँ हमने एक ई विषय पर बात करब जा, हमनी के संगे स्वास्थ्य मंत्रालय के डॉक्टर अरुणा पुतीराम जी हवन, जिनका बहुत बहुत स्वागत करत हैं जा। धन्यवाद। जैसे आप रीजनल पब्लिक हेल्थ सुपरिंटेंडेंट हवा त हम आपसे ई जाने खोजती आप लोग के बहुत परेला प्रयास करे के जगह जगह जाए के भी ई कोविड के नियंत्रण में रखे खातिर। त सबसे पहले सकबा हमनी के समझावे ई कोविड कौन सी है? जी हाँ उमा जी, कोविड-19 आप अगर इस शब्द का विच्छेद ही करें तो को का अर्थ है कोरोना, वी का अर्थ है वायरस, डी का अर्थ है डिजीज़ यानी कि बीमारी और 19 यानी कि 2019 का साल। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि यह बीमारी दिसंबर 2019 को सबसे पहले चीन के वुहान शहर में डिटेक्ट हुई थी और ये कोरोना वायरस से होने वाली एक बहुत ही कंटेजियस, बहुत ही संक्रामक बीमारी है। इसका नाम बाद में जाके 11 फरवरी 2020 को इसका नाम सार्स कोव दे रखा गया और ये बहुत जल्दी बहुत से देशों में फैल गई। तो WHO ने 11 मार्च को इसे एक पेंडेमिक डिक्लेयर किया। तो ई बीमारी कैसे, ई वायरस ई कैसे फैले के शुरू करलक, कैसे फैलेला? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये एक बहुत ही कंटेजियस बीमारी यानी कि बहुत ही आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। ऐसा होता है कि जब कोरोना से पीड़ित व्यक्ति, जिसको कोरोना है, जब वो खांसता है, छींकता है या फिर बात भी करता है तो उसके मुंह से बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स निकलती हैं और ये ड्रॉपलेट्स वायरसेस से भरपूर होते हैं। इनमें कई मिलियन वायरसेस होते हैं और जब अन्य व्यक्ति जो इस मरीज़ के करीब होते हैं, 1 मीटर से कम की दूरी पर होते हैं, तो ये वायरस से भरपूर ड्रॉपलेट्स उस व्यक्ति के नाक, मुंह और आँखों द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। ये कहते हैं हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन। दूसरा है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। उसमें ये होता है कि जब कोरोना से पीड़ित व्यक्ति बात करता है, छींकता है, खांसता है, तो ये ड्रॉपलेट्स आसपास की जो सरफेसेस होती हैं उन पर गिरकर जमा हो जाती हैं और ये वायरस इन सरफेसेस पर काफ़ी समय तक जीवित रह सकती है, कुछ घंटों तक, कई बार कुछ दिन तक। फिर अगर एक दूसरा व्यक्ति इन सरफेसेस को छूकर और बिना हाथ धोए उन गंदे हाथों से ही अपने चेहरे को छूता है तो इस तरह भी बीमारी फैल सकती है। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। और तीसरा है, थोड़ा रेयर है, उसे कहते हैं हम एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन में ये ज़्यादातर बंद जगह जैसे कि ऑफिस जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, जिम्स, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, उनमें इस तरीके से बीमारी फैलती है। और इनमें जो कोविड का मरीज़ है, जब वो छींकता है, खांसता है, तो जो बहुत छोटी ड्रॉपलेट्स रहती हैं वो एयर में सस्पेंडेड रहती हैं कई समय तक। और फिर अगर दूसरा व्यक्ति, जब वो कोविड का मरीज़ वहाँ से चला भी गया है और दूसरा व्यक्ति वहाँ पर आया है, तो वो भी इस सस्पेंडेड ड्रॉपलेट से अगर एक्सपोज होता है तो उसमें भी इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। इसे कहते हैं एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। तो कितना समय लेक ई वायरस जोन बाते जिससे बोला कि एगो शफास पर बाते या हवा में बाते रह सकी और कैसे कितना समय लेक वो एगो दूसर आदमी के सकी पकड़े? जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि प्लास्टिक, स्टील वगैरह पे ये वायरस 72 घंटे तक रह सकती है, लेकिन लकड़ी, प्लाईवुड, पेपर, कपड़ों पर इनमें 5 से 6 घंटे, कभी कभी तक 24 घंटे तक भी रह सकती है। अब अगर एक व्यक्ति
इन्फेक्टेड व्यक्ति के संबंध में आया है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के ज़रिए भी, तो उसके सिम्टम्स होने में लगभग 14 दिन तक लग सकते हैं और इसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और कोविड-19 का मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का होता है, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ों में 2 से 7 दिन में बीमारी के कोई ना कोई लक्षण देखने में आते हैं। लेकिन ध्यान रहे हो, मैं कहना चाहूँगी कि कोविड-19 के कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनमें बीमारी के कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन इनके द्वारा भी दूसरे लोगों में बीमारी फैल सकती है। और बीमारी होने के 2 दिन पहले, लक्षण प्रकट होने के 2 दिन पहले से 14 दिन बाद तक कोरोना के मरीज़ से बीमारी दूसरे लोगों में फैल सकती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है सभी जगह प्रिकॉशंस लेना। जैसे साल 2019 में ये वायरस के पता चल रहल और ई अभी साल 2022 में प्रवेश कर देनी है जा, जी हाँ। फिर भी प्रयास जारी बाती ई महामारी से बचे खातिर हर तरह से विश्व स्तर पर करल जाता। अब एगो आदमी के अगर ई वायरस हो गल, कौन कौन सिम्टम है, कौन कौन लक्षण है? 80% लोगों में माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं, 15% में सीवियर सिम्टम्स होते हैं, लगभग 4% लोगों में बीमारी गंभीर रूप धारण कर सकती है और 0.9% आप कह सकते हैं इनमें लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। आम लक्षण जो माइल्ड टू मॉडरेट बीमारी के होते हैं, उसमें जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स, व्यक्ति को बुखार आ सकता है, खांसी हो सकती है, थकान महसूस हो सकती है, सर में दर्द, आंखें लाल हो सकती हैं। एक सिम्टम होता है जिसमें कि सूंघने की क्षमता कम हो सकती है, टेस्ट नहीं आता है खाने का, गले में खराश होती है, आपके बदन में दर्द हो सकता है, कुछ लोगों में उल्टी और दस्त भी हो सकते हैं। ये होते हैं माइल्ड बीमारी के लक्षण और ये ज़्यादातर 2 सप्ताह के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों में, विशेषकर जिन लोगों में दूसरी बीमारियां हैं, कोमोबिडिटीज़ जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें जाबित है, तौशों, मलादलिकी है, टुफमा, कैंसर, या फिर जो अधिक उम्र के लोग हैं या जो लोग डायलिसिस करवा रहे हैं या कोई भी ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिनसे आपके शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, तो उनमें ये बीमारी गंभीर रूप धारण कर सकती है और कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो गंभीर बीमारी के लक्षण ऐसे होते हैं, व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ़ होती है क्योंकि ये बीमारी सबसे ज़्यादा लंग्स को अफेक्ट करती है। तो उसमें न्यूमोनिया हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, व्यक्ति के छाती में दर्द हो सकता है, ये हार्ट को अफेक्ट कर सकती है तो व्यक्ति के छाती में दर्द हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे अगर ब्रेन को आप अफेक्ट करती है तो पैरालिसिस हो सकता है, क्रीज एपिलेप्सी हो सकती है, शरीर में कई प्रकार के ब्लड क्लॉट्स ब्लड वेसल्स में बन जाते हैं जिसे हम डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन कहते हैं, सेप्टिक शॉक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं और इनमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। होंठ नीले पड़ सकते हैं। तो ये सब अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो या कन्फ्यूजन हो, ड्राउजीनेस हो रही हो, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हों, तो ये गंभीर बीमारी के लक्षण हैं। तेकर इलाज कैसे करल जाला? जी हाँ, कोविड-19 बीमारी के जो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं, इनका इलाज सभी इलाकाई अस्पताल में किया जाता है और हाल ही में हमारे सभी इलाकाई अस्पतालों में कोविड वार्ड्स भी हैं। कोविड टेस्टिंग सेंटर तो पिछले साल ही थे, फिर कोविड वार्ड्स भी बनाए गए हैं। जैसे माइल्ड सिम्टम्स होते हैं उन्हें हम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ही दवाई देते हैं और उन्हें 10 दिन का आइसोलेशन दिया जाता है। तो इस दौरान उन्हें घर पर ही रहना होता है और दूसरे लोगों से दूरी बनाए रखनी होती है। जिनमें मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं उनको रीजनल अस्पताल के कोविड वार्ड्स में भर्ती करते हैं और जिन्हें सीवियर सिम्टम्स होते हैं उन्हें ईएनटी अस्पताल भेजा जाता है। तो अभी जैसे हमने ई विषय पर बात करते हैं जा कोविड और नवा वॉयों, अभी दुनिया भर में दिखत है जा कि अभी के समय में ओमिक्रॉन नवा वॉयों निकलल बाती, लेकिन कोविड से ई जोन वॉयों है एकर कौन संबंध बाती, कौन सी है, फर्क कौन सी है? देखिए,
वेरिएंट्स कोई नई बात नहीं है। वायरस की एक प्रॉपर्टी होती है, एक नेचुरल फिनोमिना, एक उसके इवोल्यूशन का फिनोमिना है, जिससे कि उसमें कॉन्स्टेंटली म्यूटेशन होता रहता है। म्यूटेशन का मतलब है कॉन्स्टेंटली परिवर्तन आता रहता है, उसमें बदलाव आता रहता है, जिससे कि नए नए तरीके के वायरसेस उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम वेरिएंट्स कहते हैं। हम वेरिएंट्स को कह सकते हैं वायरसेस का ऑल्टर्ड वर्जन। तो जो नए तरीके के वायरसेस उत्पन्न होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बदल जाती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ अच्छी भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे वेरिएंट्स डेंजरस हों। हो सकता है कि बदलाव आए, नए वेरिएंट्स उत्पन्न हो, वो डिसअपियर हो जाएं, लेकिन कुछ वेरिएंट्स होते हैं जो परसिस्ट करते हैं। और जो वेरिएंट्स चिंता का विषय होते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। कंसर्न यानी कि आपको उनकी चिंता है। और किन वेरिएंट्स की हमें चिंता होती है, किन्हें हम वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न कहते हैं, वो वेरिएंट्स जो ज़्यादा आसानी से कम समय में बहुत ज़्यादा लोगों में फैलते हैं, यानी कि उनमें ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ चुकी है। दूसरे हैं वो वेरिएंट जिनसे ज़्यादा गंभीर बीमारी होती है, और ज़्यादा गंभीर बीमारी होती है तो ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो सकती है। अन्य वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो सकते हैं कि जिन्हें डायग्नोसिस फेलियर हो, जिसे आसानी से डायग्नोस नहीं कर पाए, जिनमें ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन की इफ़ेक्टिवनेस कम हो, और वो वेरिएंट्स जो जिनमें कोविड का इन्फेक्शन हो चुका है, उनमें फिर से इन्फेक्शन हो, री इन्फेक्शन हो, और जिनमें वैक्सीनेशन हो चुका है उनमें भी इन्फेक्शन हो, जैसे हम कहते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। तो ये वैक्सीन्स है वैक्सीन्स ऑफ कंसर्न। सभी वैक्सीन्स ऑफ कंसर्न नहीं होते हैं। और कोविड के जो वैक्सीन्स ऑफ कंसर्न हैं, वो पिछले साल आपने देखे थे, वो थे अल्फ़ा, जो सबसे पहले यूके में डिटेक्ट हुआ था, उसे हम यूके वेरिएंट भी कहते हैं। फिर दूसरा था बीटा वेरिएंट, जो था साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ था। फिर था गामा वेरिएंट, जो ब्राज़ील में डिटेक्ट हुआ था। और फिर चौथा जो वेरिएंट था वो डेल्टा वेरिएंट ने पिछले साल बहुत सारे देशों को, लगभग आप कहिए 185 से भी ज़्यादा देशों में डेल्टा वेरिएंट, ये दिसंबर 2020 को भारत में डिटेक्ट किया गया था, लेकिन इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ओरिजिनल वायरस से 2 गुना ज़्यादा थी। तो ये बहुत जल्दी दुनिया के काफ़ी देशों में फैल गया और कई देशों की दूसरी लहर का जिम्मेदार माना जाता है। और डेल्टा वेरिएंट की चिंता का विषय यह है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया, आसानी से बहुत ज़्यादा लोगों में फैल जाता है, बीमारी ज़्यादा सीवियर हो सकती है, लोगों की मृत्यु हो सकती है, वैक्सीनेशन कम इफ़ेक्टिव हो सकता है, इलाज कम इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, और जिनमें वैक्सीनेशन हो चुका है, जिनको कोविड हो चुका है, उनमें दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। और आजकल एक चर्चा के विषय बना हुआ है नवंबर 2021 से, वह है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका में नवंबर 2021 में डिटेक्ट हुआ था, और ये डेल्टा से भी 5-6 गुना ज़्यादा आसानी से फैलता है। हालांकि इसके ज़्यादातर मामले गंभीर नहीं होते हैं, लेकिन जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं और जो लोग किसी भी अन्य बीमारी जैसे कि जाबित, तौशों, मलादलिके वगैरह से पीड़ित हैं, जिनमें कोमोबिडिटीज़ हैं, जिनके शरीर की इम्यूनिटी कम है, उनमें इससे सीवियर बीमारी हो सकती है। और आप तो जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे लोगों को जाबित, तौशों है, तो उन लोगों में इस प्रकार की वेरिएंट से सीवियर बीमारी होने की संभावना हो सकती है। और कोविड वेरिएंट्स जो हैं, उनमें ओमिक्रॉन ऐसा वेरिएंट है जिनमें रीइन्फेक्शन होने की संभावना, यानी कि जिनको कोविड हो भी चुका है, उनको फिर से इस वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट का इन्फेक्शन हो सकता है, और ओमिक्रॉन वेरिएंट में रीइन्फेक्शन की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। यानी ये दोनों वॉरिएंट जोन बाते, जैसे डेल्टा और ओमिक्रॉन जोन बाते, ये दोनों of concern, variant of concern. वेरिएंट ऑफ कंसर्न अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, ये सभी
कोविड के अभी तक के वेरिएंट ऑफ कंसर्न हैं, लेकिन पिछले साल अल्फ़ा जैसे यूके में हुआ था तो उससे भी सीवियर बीमारी होती थी, उसमें भी रीइन्फेक्शन होता था, उससे भी मृत्यु की संभावना ज़्यादा होती थी। बीटा भी इसी तरीके से काफ़ी आसानी से फैलता था, गामा में भी सीवियर इन्फेक्शन और रीइन्फेक्शन होता था। लेकिन आजकल जो ज़्यादातर चर्चा का विषय बने हुए हैं वो हैं डेल्टा और ओमिक्रॉन। यानी सब खतरनाक हुई बातें। सभी, हाँ। लेकिन कुछ इसके कुछ वेरिएंट्स कोविड के ऐसे भी हैं जिन्हें हम कहते हैं वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वो जानकारी के लिए आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बीमारी ज़्यादा लोगों में ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं फैलाते हैं। लेकिन आजकल जो डोमिनेंट वेरिएंट्स हैं कोविड के वो हैं डेल्टा और ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन, हाँ। यानी ई कोविड से बचे खातिर ई जैसे ई डालल जाता दबाव की चाहेला वैक्सीन करे की, तो जी सब हाँ। कोई के चाहेला ई वैक्सीन करे के। कोविड 19 और उसके वेरिएंट से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर समय सभी सैनिटरी प्रिकॉशंस बराबर लेते रहें और वैक्सीनेशन करवाएं। सैनिटरी प्रिकॉशंस चाहे वो वेरिएंट हो या ओरिजिनल कोरोना वायरस हो, कोविड-19 सभी के लिए लेना बहुत ज़रूरी है। इवन अगर आपने वैक्सीनेशन भी करा लिया है तो भी आपको सभी सैनिटरी प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। सैनिटरी प्रिकॉशंस आप सभी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, सभी जगह चर्चा होती है इनकी कि आप सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है हैंड हाइजीन। आप अपने हाथों को साबुन पानी से 20 से 30 सेकंड तक अच्छी तरह बार बार धोते रहें। विशेषकर जैसे कि आप कहीं बाहर से अपने घर में आ रहे हैं, चेहरे को छूने से पहले, मास्क पहनने से पहले या मास्क उतारने के बाद, वो सब चीज़ें अगर आप छूते हैं, जैसे कि कई लोग इस्तेमाल करते हैं लिफ्ट का बटन हुआ, इलेक्ट्रिकल स्विचेस हुए, टेलीफोन, कंप्यूटर, तो इन चीज़ों को जब आप छूते हैं तो उनके बाद आप हैंड हाइजीन ज़रूर करें। अगर आपको साबुन और पानी उपलब्ध नहीं हो तो आप सैनिटाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें जिसमें 60% अल्कोहल हो। तो अवरी अभी जैसे आप बोलत हवा ई चाहेला मास्क पहने के, हाथ धोई के, लेकिन अक्सर ई पावल गल बाते कि कोई बाहर से जब घर आल तो वो बोलेला कि ठीक बाते वैक्सीन हो गल बाते, ज़रूरी नहीं बाते, वो खाली हाथ पानी में धो के अपन काम बराबर करता। तो ई सच ह बात एकर से आदमी सकी बचे या कोनो सुझाव दिबा? कोई भी वैक्सीन 100% इफ़ेक्टिव नहीं होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वायरसेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि कंटिन्यूअसली उनमें बदलाव आता रहता है और नए नए वेरिएंट्स आते रहते हैं। अभी ये आप ये नहीं सोचिए कि ओमिक्रॉन हो गया तो आप ख़त्म और नए वेरिएंट्स, नए से नए वेरिएंट्स उत्पन्न होंगे और जितने ज़्यादा लोगों में जितने ज़्यादा समय तक बीमारी फैलेगी उतने ही नए से नए वेरिएंट्स के उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा होती है। और नए वेरिएंट्स उत्पन्न नहीं हो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इवन वैक्सीनेटेड होने के बावजूद भी सभी सैनिटरी प्रिकॉशंस को बराबर लेते रहें। यानी असावधानी नहीं चाहेला बरती के जाए। असावधानी बिल्कुल हुई तो दुर्घटना हुई। बिल्कुल, हाँ। और अभी जैसे ई बोलल जाता कि चाहेला बूस्टर डोज करावे की। जी हाँ। हमारे देश में जो वैक्सीनेशन अभियान है वो 26 जनवरी 2021 से शुरू किया गया था और तब से लेकर अभी तक हमारे देश में कई प्रकार के वैक्सीन्स लगाए गए हैं, जैसे कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, सिनोफार्म, स्पुतनिक, फाइज़र, जॉनसन एंड जॉनसन। और हर सप्ताह आप देखेंगे कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से विज्ञप्ति निकाली जाती है कि कहाँ पर कौन सा वैक्सीन लगाया जा रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन के अलावा सभी वैक्सीन के 2 डोजेज़ लगाए जाते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन का 1 डोज लगाया जाता है और बाकी सबके 2 डोजेज़ लगाए जाते हैं। 2 डोजेज़ लगाए जाते हैं। 2 डोजेज़ लगाए जाते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन का 1 डोज लगाया जाता है और बाकी सबके 2 डोजेज़ लगाए जाते हैं। 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 2 डो
अभी रिसेंटली क्योंकि नए नए वेरिएंट्स उत्पन्न हो रहे हैं और समय के साथ जो वैक्सीनेशन है उनकी उनके द्वारा प्रदान की गई जो इम्यूनिटी है या जिस व्यक्ति को कोविड का इन्फेक्शन हुआ है उसकी भी इम्यूनिटी समय के साथ घटती है, तो इसीलिए बूस्टर डोज लगवाना बहुत ज़रूरी है। नए नए वेरिएंट्स के उत्पन्न होने के तहत बूस्टर लगवाना और भी इम्पॉर्टेंट हो गया है। बूस्टर हम कहेंगे जैसे जॉनसन एंड जॉनसन का अगर आपको एक डोज लगा है तो 4 महीने के बाद आप उसका किसी भी वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। और फाइज़र, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, इनके जब आपको 2 डोजेज़ लग चुके हैं तो उनके 4 महीने बाद आपको इसका बूस्टर डोज लगाया जाता है। 15 जनवरी 2022 से फुली वैक्सीनेटेड होने की डेफिनेशन में भी बदलाव लाया गया है और इसमें अगर आपको वैक्सीनेशन के 2 डोजेज़ लग चुके हैं जैसे कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, फाइज़र वगैरह के, और फिर किसी व्यक्ति को अगर कोविड-19 का इन्फेक्शन हो जाता है तो हम 4 महीने तक उसको वैक्सीन नहीं लगा पाते हैं। तो अगर 4 महीने के अंदर अंदर आपको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है तो किसी सर्टिफाइड लेबोरेटरी से अगर आपको प्रूफ है कि आपको ये इन्फेक्शन हुआ है तो इसे भी हम 2 वैक्सीनेशन की डोजेस के साथ या जॉनसन एंड जॉनसन की 1 वैक्सीनेशन की डोज के साथ अगर पिछले 4 महीने में कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ तो इसे भी हम फुली वैक्सीनेटेड मानते हैं। और मैक्सिमम प्रोटेक्शन होने के लिए फुली वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़रूरी है और कहीं इस जगह पर आपको एंट्री होने के लिए भी फुली वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़रूरी है। यानी हमनी के स्वास्थ्य जोन बातें वो हमनी के हाथ में है। अगर सुरक्षित रहे खोजत है जा तो जैसे आप बोला हमनी के चाहेला विशेष रूप से ध्यान दे के ई कोविड से बचे खातिर जी हाँ। हाथ चाहेला धोते रहे के और ये मास्क भी चाहेला पहने के। और ये अभिलेख जब देखा थे जा दुनिया भर में 9 बिलियन से जस्ती डोज के वैक्सीन हो गल बाते आदमी लोग में और ये मृतक दर जोन बाते लगभग 5.5 मिलियन आदमी मरल बाते ई कोविड से। त ई काफ़ी खतरनाक महामारी है, एकर से चाहेला सावधानी बरते के। जी हाँ, बिल्कुल। आप जैसे विश्व के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, हमारे देश में भी सरकार द्वारा उठाए गए प्रयत्नों के कारण बहुत जल्दी आप देखें तो हमारे देश में अब तक 9,53,000 को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है, यानी कि हमारे देश की 75.2% जनता को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है और 72.2% को 9,15,000 लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज लग चुका है और 16% जनता को वैक्सीन का तीसरा बूस्टर डोज लग चुका है। और हमारे सरकार की तरफ से जो हमारे युवा लोग हैं 12 से 17 वर्ष के युवा लोग, उनको भी हमारे जो 48.2% युवा लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है और लगभग 35.2% युवा लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज, यानी कि वे लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं। तो हमारी सरकार द्वारा भी सभी कदम उठाए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कर पाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस बीमारी से बचा पाएँ। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम स्वास्थ्य संबंधी सभी नियमों का पालन करें। जैसे आपने कहा कि मास्क पहनना ज़रूरी है। मास्क पहनने के साथ बहुत ज़रूरी है मास्क को ठीक तरीके से पहनना, क्योंकि आप देखेंगे बहुत लोग मास्क पहनते हैं लेकिन उसे ठीक तरीके से नहीं पहनते। आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि मास्क ठीक नहीं पहनने से उसके लिए फिक्स पेनाल्टी भी सरकार की तरफ से लागू की गई है। तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप मास्क पहने और सही तरीके से पहने। भीड़ भाड़ वाली जो जगह है अगर आपको वहाँ जाना अवॉइड कर सकते हैं तो आप अवॉइड करिए। क्राउडेड प्लेसेस में न जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा और अपने और दूसरे लोगों के बीच में डिस्टेंसिंग, फिज़िकल डिस्टेंसिंग कम से कम 1 मीटर की दूरी आप ज़रूर बनाए रखें। और जहाँ पर दूरी बनाए रखना संभव नहीं है वहाँ पर तो मास्क का पहनना और हैंड हाइजीन का परफॉर्म करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यदि आप बीमार हैं, जो व्यक्ति बीमार है, जैसा मैंने आपको बताया कि कोविड-19 के जो व्यक्ति हैं उनको 10 दिन तक
आइसोलेशन में रखा जाता है और उनके कॉन्टैक्ट्स के लिए भी कुछ स्पेसिफिक दिन का आइसोलेशन होता है। तो हम निवेदन करेंगे कि जो लोग बीमार हैं वो बाहर न निकलें और अपने घर ही में रहें, आराम करें, भरपूर नींद लें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, दूसरे लोगों से दूर रखें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। घर में अच्छा वेंटिलेशन हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आपके घर में खुली हवा आती है उतनी ही बीमारी के फैलने की संभावना कम होती है। और किसी भी बीमारी को फैलने और उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी हो, इसके लिए आपको ज़रूरी है आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो उसके लिए हर बार हम कहते हैं कि आप संतुलित आहार लें, व्यायाम करें, स्ट्रेस मैनेज करें, भरपूर नींद लें, स्मोकिंग अवॉइड करें और पॉजिटिव थिंकिंग, अपने आप को डिप्रेस ना होने दें। अगर ये सोचते रहेंगे कि सभी जगह बीमारी फैल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैं कहूँगी स्ट्रेस मैनेज करें और पॉजिटिव थिंकिंग। तो इन सब से सैनिटरी प्रिकॉशंस लेते हुए, वैक्सीनेशन करवाते हुए, तो मैं सोचती हूँ कि सभी तरीके से इस बीमारी से भी बचाव हो पाएगा। यानी सलाह के रूप में आप काफ़ी विस्तार से जानकारी दे देला। तो डॉक्टर पोतीराम जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवल जा, ये सब जानकारी हमने के प्रदान कला और हमने यही उम्मीद करते जा कि जो जनता बातें इस सब पर विशेष रूप से ध्यान दियन जा। जी हाँ, मैं जाते जाते उन सभी लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करना चाहूँगी जिन्होंने इस बीमारी के कारण अपने प्रियजनों को खोया है। मैं सभी फ्रंट लाइनर्स का भी आभार प्रकट करना चाहूँगी जो दिन रात एक करके इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने में हमारी सहायता कर रहे हैं, अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और मैं जनता का भी धन्यवाद कहूँगी कि वो सरकार के साथ सभी स्वास्थ्य संबंधी नियमों के पालन में सहयोग दे रही है और आप इसी तरह बचाव के सभी बचाव संबंधी सभी प्रिकॉशंस लेते रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। यही मेरी आशा है। जी हाँ, आज जैसे हमने कोविड और नवा वयों के बारे में बात किया जाए तो हमने की काफ़ी जानकारी दिलन डॉक्टर पोतीराम जी और हमने ही उम्मीद करते हैं जा कि आप लोग इस सब पर ध्यान देवा जा और अपन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देवा जा। अगर इस सब निर्धारित नियम के आप लोग पालन करवा जा तो आप लोग कोविड महामारी के भी सामना सकबजा करी और स्वस्थ सकबजा रही। तो हमने चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के करी के हजे पर विराम देवत है जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से मुलाकात करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।